तो देखो जैव प्रक्रम में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे ना, बात रह गया क्वेश्चन आंसर, तो हम भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट हम डाल देंगे यूट्यूब पर, और तुम लोगों को भी बता देंगे, तुम लोगों को तो दे दिया जाएगा, और साथ में जो यूट्यूब पर है वो हम अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। हम लोगों को स्टार्ट करना है श्वसन चैप्टर, यानी दूसरा चैप्टर। देखो ये भी जैव प्रक्रम का ही दूसरा भाग है, पहला भाग था पोषण और दूसरा भाग है क्या इसका, श्वसन। श्वसन देखो सबसे पहले हम लोग एक रचना देख लेंगे, फिर उसका हम लोग क्रिया देखेंगे। एक कोशिकीय जीव में अलग देखेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में अलग देखेंगे। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखो बहुत ही मतलब जबरदस्त चैप्टर है, इसको अगर फुली डिटेल से पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम ओनली एग्जाम के दृष्टि से बता रहे हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्वसन कहते किसको है। तो श्वसन देखो, वैसे श्वसन गैस क्या होता है, दो ठो होता है, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वसन गैस दो ही हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी ये भी पूछ देगा, तो उतना तो नॉलेज है, उतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि श्वसन गैस कितना है, ठीक है। तो सिंपल रूप से हम लोग कहेंगे कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो श्वसन जो है, पहले श्वसन अंग के बारे में जान लेते हैं। और श्वसन प्रक्रिया को ना हम लोग पूरे श्वसन प्रक्रिया को इस रूप में ऐसे दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में ग्लूकोज जमा है कार्बोहाइड्रेट के रूप में या ग्लूकोज के रूप में, जो खाना खाते हैं वो इसी रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वही इस ग्लूकोज के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके बाद देखो, करने के बाद बताए ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो फिर से बाहर निकलता है, कुछ जल भी निकलता है, ऊर्जा तो निकलवे करता है, ये ऊर्जा रहता है एटीपी के फॉर्म में। तो पूरे श्वसन प्रक्रिया को हम लोग ना इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि श्वसन प्रक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये समीकरण लिख देना है, ठीक है। इसमें देखो उत्पाद के रूप में क्या सब निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है हमारे लिए, ऊर्जा, ठीक है। तो देखो इस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं श्वसन अंग के बारे में। अब श्वसन अंग तो दोनों चीज में देखेंगे, पौधा में भी देखेंगे और जंतु में भी देखेंगे। तो सबसे पहले पौधा में देख लेते हैं। पौधा में देखो तीन ठो माना जाता है, तीन ठो। एक तो रंध्र हो गया जो तुमको पत्ती में मिल जाएगा, वातरंध्र जो पुराने तना और जड़ में मिलेगा, और जड़े में रहता है मूल रोम, समझ गया, उसी से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाके छोड़ देता है। जो क्या रहता है, धरती के मतलब मिट्टी के नीचे दबा रहता है, उसमें जो खाली जगह सब रहता है, वहीं पे जो वायु भरा रहता है, उसी से ये मूल रोम में छिद्र रहता है, उसके द्वारा निकल मतलब ले लिया जाता है, ठीक है। तो तीन ठो हो गया, रंध्र, वातरंध्र और मूल रोम। वातरंध्र कहते हैं पुराने तना एवं जड़ में जो छिद्र रहता है उसको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी इसमें जो प्रक्रिया होगा रंध्र के द्वारा ही या वातरंध्र के द्वारा या मूल रोम के द्वारा ही क्या होगा, वो श्वसन की प्रक्रिया करेगा, ठीक है। इसमें ये तीनों अंग हो गया। दूसरा देखो जंतु में, जंतु में तो दो प्रकार का जंतु होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जंतु में तो एक एक कोशिका रहता है, उसका तो एक ही कोशिका जो करेगा सो करेगा। इसीलिए जितना भी एक कोशिकीय होता है ना, सब में कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, और वो भी में विसरण प्रक्रिया द्वारा। विसरण मतलब कम है तो अधिक वाला से क्या हो जाएगा, शोषित हो जाएगा, उसको पुण्य मिल जाएगा। तो जितना भी है, कहने का मतलब अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और जो भी एक कोशिकीय जीव है, सब में किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। वो में किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। इसमें इसी प्रकार से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी श्वसन प्रक्रिया हो जाता है। जो पौधा में है वो तो रंध्र, वातरंध्र, मूल रोम के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है पौधा में, ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछेगा कि कौन कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट बस, नहीं तो डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत जाएगा। अब थोड़ा हम लोग बहुकोशिकीय में देख लेते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय में देखो बहुत सारा जीव है, कीट है, मछलियां है, मनुष्य है। कीट में सारा कीट सब आ जाएगा। तो जितना भी कीट होता है ना, उस सब में श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा आता है। किसके द्वारा, श्वास नली, या उसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। मछलियों में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। मछली बोलो या झींग बोलो या सीप बोलो, जो पानी में रहता है, उसमें होता है किसके द्वारा, गिल्स द्वारा। ये गिल्स है देखो। अब मनुष्य में होता है किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। ये सारा इसकी रचना है, अंग है, ये सारा इसकी रचना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अंग हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मतलब बहुकोशिकीय में देखेंगे तो क्या है, कीटों में है। कीटों में देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कीट में श्वसन प्रक्रिया किस अंग द्वारा होता है, तो श्वास नलिया
ट्रैकिया द्वारा, मछलियों में किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, झींगा या सीप में किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, मनुष्य में किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। तो ये तीनों अंग है। अब देखो थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। गिल्स का मछलियों में जो है ना वो गिल्स के द्वारा होता क्या, गिल के द्वारा, गिल्स के ही द्वारा क्या होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें बहुत सारी रचना होती है, गिल पटलिकाएं होती है, ये सारा हो गया मछली में गिल्स के द्वारा। जो मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा है ना वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ठीक है। तो मनुष्य का थोड़ा हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है, फिर जो मनुष्य में कैसे श्वसन तंत्र होगा उसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे की ओर हम लोग श्वसन प्रक्रिया की ओर चलते हैं। देखो श्वसन प्रक्रिया कैसे कैसे होगा, श्वसन प्रक्रिया देखो जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य में दो प्रकार से होता है। एक होता है, अगर पूरे श्वसन प्रक्रिया को हम लोग भागों में बांटेंगे तो एक को हम वायवीय श्वसन कहेंगे, एक को अवायवीय श्वसन। देखो अवायवीय और वायवीय, अवायवीय श्वसन उसको कहेंगे जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होता है। जो श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होता है उसको अवायवीय कहेंगे। जो श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं, इस बार उपस्थिति, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से भाग लेता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, वायवीय। यानी पूरे श्वसन प्रक्रिया को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अवायवीय और वायवीय। अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है, वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है। अब देखो अवायवीय श्वसन प्रक्रिया होता कहाँ है, तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो होता है कोशिका द्रव में। कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में। यहाँ पर कोशिका द्रव में यहाँ प्रथम चरण भी हम लोग कहते हैं कि यहीं से श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज अणु का कार्बन का 6 परमाणु रहता है उस ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ पर उसका आंशिक विखंडन होता है, यानी पूर्ण रूप से उसमें से ऊर्जा नहीं निकलता है, थोड़ा ही निकलता है। और जो देखो आंशिक ऊर्जा निकला साथ में पाइरूवेट बना दिया, ठीक है। दो चीज बनता है कोशिका द्रव में, क्या क्या बनता है, पाइरूवेट और ऊर्जा। आंशिक विखंडन हुआ। अब इस पाइरूवेट का ना पूर्ण रूप से विखंडन होगा, एक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो देखो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होगा उसको तो वायवीय बोलेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय। मतलब उल्टा हो गया, ऊपर में अनुपस्थिति है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो गया तो वो अवायवीय, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको क्या बोलेंगे, वायवीय। तो देखो इस दोनों प्रक्रिया को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति, नहीं यहाँ पर अनुपस्थिति होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो जगह पे होता है, एक ईस्ट में होता है जिसको हम लोग किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं, और एक होता है पेशी में, हम लोगों के मांसपेशियों में जो दर्द करता है। सबसे पहले इसको समझते, देखो ईस्ट में जो इसका विखंडन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसमें इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है, ठीक है। आंशिक विखंडन यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि अनुपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। पूछ भी देता है कि ईस्ट में कौन सी प्रक्रिया द्वारा श्वसन प्रक्रिया होता है, तो किण्वन प्रक्रिया, ध्यान रखना है इसको। और देखो इसमें क्या क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, इसको ध्यान रखना। ये पूछ देता रहता है कि क्या क्या बनता है। अब देखो जो पेशी है हम लोग का मांसपेशी, हम लोग बहुत दौड़ते हैं ना, कभी दौड़ते हैं या बहुत जब काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, जब हम बहुत काम कर लेते हैं तो क्यों दर्द होने लगता है। देखो इसका सिंपल और साधारण आंसर है कि जब हम लोग बहुत काम करते हैं तो क्या होता है, जितनी मात्रा में हमको ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में हमको ऑक्सीजन उतनी तेजी से नहीं मिल पाता है, जिसमें क्या होता है तो वो श्वसन किस प्रकार का हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला। हम लोग जानते हैं कि जब ये हमको ऑक्सीजन की मतलब अनुपस्थिति हुआ तभी हमको कोई ना मतलब ये क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता ही नहीं है। और जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होगा तो पूर्ण रूप से हमारे उस चीज को क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। यानी वहां पर जहां मांसपेशी है जो चीज काम कर रहा है उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमको क्या होगा, तकलीफ होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज होता है कि यहाँ पर देखो जब ये पेशी में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। यही लैक्टिक अम्ल हमको दर्द और करापन प्रदान करते रहता है, ठीक है। तो देखो आंसर अगर देना है, पूछेगा अगर कि
मांसपेशियों में दर्द क्यों करता है, तो सीधा आंसर देना कि जब हम लोग काम करते हैं तो हम बहुत तेजी से काम करते हैं, जिस कारण हमको क्या होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। इस तरीके से ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और ग्लूकोज बना देता है क्या क्या, बन क्या क्या जाता है, लैक्टिक अम्ल और थोड़ा बहुत ऊर्जा। और वही लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में क्या करता है, दर्द और कड़ापन प्रदान करता है। ये समझ गया। देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो जगह पे होता है, ईस्ट में और पेशी में। अब जो दूसरा प्रक्रिया है, यहीं से दूसरा प्रक्रिया स्टार्ट। इतना था प्रथम चरण। प्रथम चरण में देखो क्या क्या आ गया, कोशिका द्रव, ईस्ट, पेशी, ये प्रथम चरण में आ गया। द्वितीय चरण जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, जो वायवीय शोषण कहलाता है। द्वितीय चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर इसका क्या निकल जाता है, ऊर्जा निकल जाता है। देखो ग्लूकोज का क्या क्या हुआ, देखो अब ये क्या क्या निकलेगा उत्पाद के रूप में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और पूर्ण रूप से 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। कितना एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। तो देखो ऊर्जा कभी भी एटीपी के फॉर्म में ही रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। तो देखो ये बात समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विखंडन होता है। इसीलिए इसको हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, उसका पूर्ण रूप से ग्लूकोज का विखंडन होगा। तो इसीलिए सांस लेना क्यों जरूरी है, आप समझ में आया। क्योंकि हम लोग खाना तो खाएंगे, ग्लूकोज वहां जमा रहेगा, लेकिन जब तक वहां ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक ऊर्जा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तब ना हमको ऊर्जा मिलेगा। इसीलिए खाना खाने के बाद हमको सांस लेना भी क्या है, जरूरी, यानी सांस हमेशा लेना जरूरी है, खाना खाने के सिर्फ बाद नहीं, सांस लेना जरूरी है, तब ना जाके विखंडन करेगा, नहीं तो कभी नहीं करेगा। अब देखो ये कोशिका को, देखो ये सारा प्रक्रिया तो कोशिका में हुआ ना, चाहे कोशिका द्रव हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सब कोशिका के अंदर रहता है। तो देखो इसमें सारा काम किसका रहता है, ग्लूकोज का। इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिकीय ईंधन भी कहेंगे, यानी सी ग्लूकोज इसे लिख सकते हैं, कोशिकीय ईंधन। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कभी कभी, ठीक है, कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो यहां पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में, यानी बहुकोशिकीय जीवों को विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा क्यों नहीं मिल पाती है, ये क्वेश्चन है। देखे थे हम, एक बार पूछा हुआ था, बताओ। देखो हम इसका आंसर देते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या है, अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब जो कोशिका इस वातावरण के संपर्क में होगा वही ना ऊर्जावान होगा जी, उसी को ना वो ऊर्जा मिल पाएगा, यानी वो गैस मिल पाएगा, ऑक्सीजन गैस। और जो अंदर है, जो हमारे कोशिका क्या है, इस त्वचा से बहुत अंदर, जो ऊपरी भाग में नहीं, उसको कैसे मिलेगा। तो यही मेन रीजन यही है कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, कोशिकाओं की बहुत संख्या है। जो वातावरण के संपर्क में रहेगा उसको विसरण प्रक्रिया द्वारा मिल जाएगा, और जो अंदर है उसको विसरण प्रक्रिया द्वारा नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का पूर्ण मात्रा नहीं मिल पाता, ठीक है।